हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पॉल और आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूकैरियोटिक के बारे में बात कर चुके हैं, प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर चुके हैं और सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी बात कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल वॉल की बात करें तो कुछ इसके फीचर्स हैं, जो बेसिक फीचर्स है, विशेषताएं हैं, तो वो आपको याद रखनी है। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या इसकी विशेषता है। तो आपको ये याद रखना है, एक तो ये जो है सबसे बाहरी होती है, ये आपको याद रखना है कि सेल में जो है सबसे बाहर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये है दृढ़। दृढ़ का मतलब होता है ये है रिजिड। तो आपको ये याद रखना है कि ये रिजिड है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये है सुरक्षात्मक है, यानी इसका काम है प्रोटेक्शन का। तो ये प्रोटेक्ट करती है सेल को, तो ये याद रखना कि ये है प्रोटेक्टिव। ठीक है, इतनी चीजें। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है ये अजीवित होती है। इसका मतलब क्या है कि ये मृत है, यानी कि ये है नॉन लिविंग। तो ये आपको याद रखना है कि ये नॉन लिविंग है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नॉन लिविंग के बाद ये जो है सहारा प्रदान करती है। तो ये आपको याद रखना है, इसका काम है सहारा प्रदान करना, यानी सपोर्ट देना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो इसका काम है कोशिका से जो है संपर्क बना के रखना। तो कोशिका से ये संपर्क यानी कि कांटेक्ट बना के रखने का इसका काम होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसका काम है आकृति प्रदान करना। तो इसी की वजह से जो है सेल को साइज और शेप मिलता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट कि सेल वॉल बनी किससे होती है, ये आपको याद रखना है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है अब सेल वॉल की बात करें तो हम लोग दो सेल वॉल की बात करने वाले हैं यहाँ पे। पहला तो जो है पादप की सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सहवाल की, क्योंकि एनसीईआरटी माता ने जो है यहाँ पे सहवाल की भी जो है कोशिका भित्ति के बारे में बताया गया है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो प्लांट की बात करूं तो आपको ये याद रखना है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज। इसके बाद ये बनी होती है हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये बनी होती है पैक्टिन, ठीक है, पैक्टिन। इसके बाद लिग्निन, ये बनी होती है लिग्निन। और उसके बाद ये बनी होती है ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये बनी होती है सुबेरिन की। तो इतने कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, यानी इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि प्लांट कोशिका इससे मिलकर बनी होती है। बेसिक क्वेश्चन अभी तक क्या आप पढ़ते आए होंगे कि पादप कोशिका किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। लेकिन सेलुलोज के अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती है। तो यही मटेरियल है नीट और पीएनएसटी पीवीटी जो भी आप एग्जाम देते हो, यानी जो भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो 11वीं 12वीं में, इससे काम चल जाता है आपका कि पादप कोशिका किससे बनी है? सेलुलोज से। बात खत्म। लेकिन नीट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब पढ़ना जरूरी है। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या पीएनएसटी की भी तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन में आपको जो है यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एक एक लाइन याद रखनी है, समझनी है। इसके बाद आपको याद रखना है कि सहवाल की बात करूं तो सबसे पहले तो ये भी बनी होती है सेल्यूलोज से। इसके बाद आपको याद रखना है ये बनी होती है गैलेक्टेंस, किससे? गैलेक्टेंस। इसके बाद में ये बनी होती है मेनास,
मेनान्स, तो ये बनी होती है मेनास व कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बड़ी कंजूसी करते हो, क्या करें, बोर्ड पे बड़ा बड़ा मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। बोर्ड तो बहुत बड़ा है, छोटे छोटे अक्षर भी लिख सकता हूँ मैं, पर आपको प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। चलो, तो इतनी चीजें हो गई, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बनाते हैं डायग्राम। तो चलिए फटाफट जो है डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो ये बना दिया एक मैंने अंडा, इसके बाद ये एक सेल वॉल, ठीक है, एक ये सेल वॉल हो गई। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूं, सो 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग स्पेस बनाते हुए लिखेंगे। तो ये मैंने बना दिया एक स्ट्रक्चर, इसके बाद ये सेल वॉल, ठीक है। तो कौन सी सेल वॉल है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये क्या है, तो इसको हम लोग लिखते हैं वैक्यूल्स। क्या लिखते हैं? वैक्यूल्स। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रिक्तिका। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि सेल वॉल में सबसे अंदर क्या होती है? रिक्तिका। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसके बाद ये क्या है, तो ये आपको देखने को मिलेंगी कोशिका, कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो याद रखना सबसे अंदर वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका, उसके बाद क्या आ गई? कोशिका झिल्ली। इसके बाद एक और यहां पे वॉल आ जाती है यानी कि सेल वॉल आ जाती है। तो ये कौन सी सेल वॉल है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये याद रखना है, ये होती है तृतीयक, तृतीयक कोशिका, तृतीयक कोशिका भित्ति, यानी इसको हम लोग लिखते हैं टर्सरी, टर्सरी सेल वॉल। क्लियर? ये क्या हो गई? टर्सरी सेल वॉल। तो याद रखना बायो में 2 और 2 4 नहीं होता है, या बायो में 1 2 के बाद 3 नहीं आता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर पहली है तो यहाँ तो प्राइमरी कोशिका भित्ति आनी चाहिए, तो बायो में ऐसा नहीं होता। याद रखना यह है तृतीयक कोशिका भित्ति। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो एक और सेल वॉल बना देता हूं। तो ये जो है ये होती है हमारी नेक्स्ट तृतीयक के बाद में, तो 1 मिनट, ये है हमारी द्वितीयक, द्वितीयक कोशिका भित्ति, ठीक है। यानी इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं सेकेंडरी, इसको हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर है? क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सेल वॉल। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो एक और सेल वॉल बनेगी यहां पे, झूम 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 झूम, ओ माय गॉड, झूम झूम के चक्कर में गलत हो गया, तो ये बन गया झूम। तो नेक्स्ट जो सेल वॉल होंगी वो हम लोगों की होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। थोड़ी सी उल्टी गिनती लग रही है तो कोई गलती नहीं हो रही है, ऐसे ही होता है। तृतीयक के बाद द्वितीयक और द्वितीयक के बाद प्राथमिक कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर है? तो ये याद रखना है, सबसे पहले क्या? रिक्तिका, फिर कोशिका झिल्ली, फिर तृतीयक कोशिका भित्ति, फिर द्वितीयक कोशिका भित्ति, फिर क्या? प्राथमिक कोशिका भित्ति। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे एक और सेल वॉल आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही सेल वॉल है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये कौन सी सेल वॉल है? तो आपको ये याद रखना है, यहां पे ये जो होती है इसको हम लोग लिखते हैं
मिडिल लैमेला, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं मध्य पटलिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले जो है नीट में यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो पीएनएसटी का एक एग्जाम होता है नर्सिंग के लिए, देखो जो एमपी से नहीं हूँ, मैं एमपी से हूँ, तो मैं बार बार जो है पीएनएसटी का जिक्र करता हूँ। हो सकता है आप जिस स्टेट में हो वहाँ पे जो है पीएनएसटी नहीं होता हो और कोई एग्जाम होता हो, लेकिन इंडिया में जो भी एग्जाम होता है ना वो आता है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये याद रखना। मिडिल लैमेला की बात करें तो पीएनएसटी में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मिडिल लैमेला के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो क्या याद रखनी है कि ये जो है बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन आता है ना तो 90% लोग जो है इसको गलत आंसर लगाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नाम में ही है मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला, तो लगता है कि ये मिडिल में होंगी, मध्य में होंगी, लेकिन आपको ये याद रखना है ये कहाँ पे है, सबसे बाहर है। तो पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये किससे बनी होती है, तो आपको ये याद रखना है कि ये बनी होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टेट की ये बनी होती है। तो ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर है? किससे बनी होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टेट। याद रखना मैंने यहाँ पैक्टेट लिखा है, ना कि ये पैक्टिन लिखा है। ये पैक्टिन अलग है और ये पैक्टेट क्या है, अलग है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो ये कंप्लीट हो गई एक पादप कोशिका। अब आपने पढ़ा होगा कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका मिलके क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से चिपकी हुई होंगी, तो बिल्कुल चिपकी हुई होंगी। तो यहाँ पे एक और जो है सेल होंगी, ठीक है। तो ये जो है एक और सेल होंगी। अब अगर ये एक और सेल रहती है तो अब इसका कोशिका द्रव्य इधर जा सकता है, इसका कोशिका द्रव्य इधर जा सकता है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये आपस में जुड़ी किसके द्वारा, दो कोशिका आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है, मिडिल लैमेला के द्वारा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहां से यहां द्रव्य किसके द्वारा जाता है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है यहां से कुछ कोशिका द्रव्य इधर जाता है और यहां से कुछ कोशिका द्रव्य इधर आता है। तो ये आता किस वजह से है, तो याद रखना एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो भूलना नहीं है आपको। ओ सो 1 मिनट, पेन गिर गया था। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। तो इसको लिखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। थोड़ी बहुत आवाज आए तो उसे इग्नोर करना। इसे हम लोग कहते हैं जीवद्रव्य तंतु, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, या हिंदी में कहते हैं जीवद्रव्य तंतु। कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो चलो देखते हैं हम लोग ये करता क्या है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है ये डायग्राम में आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये आड़े और तिरछे होते हैं, आड़े और तिरछे होते हैं। आप ओके देख लेना, तो आड़े और तिरछे होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इनका एक ही काम है कि ये कोशिका द्रव्य को, ये जो है कोशिका द्रव्य को जो है जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर है? क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। तो लगभग सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा और देखना है सेल वॉल के बारे में। तो करना क्या है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। पानी पीना हो पानी पी लो, चाय मत पिए जाना, टाइम हो जाएगा। पानी पी सकते हो, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग बस छोटी सी नहीं, थोड़ी सी देर में।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे सेल वॉल की। तो सेल वॉल को हम लोगों ने देखा था, तो मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स दे देता हूँ ताकि आपको याद रखने में इजी जाए। हम लोगों ने क्या बात की थी कि मिडिल लैमेला जो है सबसे बाहर होता है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद क्या होता है पता होगा आपको, सेकेंडरी सेल वॉल। इसके बाद टर्सरी सेल वॉल। इसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और इसके बाद क्या होता है, वैक्यूल्स होता है। तो ये आपको एक इजी वे में दे दिया, एग्जाम में ऐसे आएगा, कोशिका भित्ति की आंतरिक से लेके बाहरी संरचना के बारे में बताइए। तो आंतरिक से लेके बाहरी बोला तो ये पहले क्या आएगा, वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, टर्सरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला। और अगर आपसे पूछा कि कोशिका भित्ति की बाहरी से लेके आंतरिक संरचना के बारे में बताओ तो ऐसे बताओगे आप। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति के बारे में, कि ये कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कैसी होती है। तो ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, कि जो सेल वॉल है इसकी ओरिजिन कैसे होती है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक तो है ये पट्टी जिसको लिखते हैं हम लोग मध्य प्लेट, यानी कि मिडिल प्लेट, ठीक है, ये मिडिल प्लेट है। अब प्लेट के ऊपर खाना रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी कुछ खाने के रूप में रखेंगे हम लोग रखेंगे यहाँ पे ईआर के टुकड़े। तो टुकड़े का मतलब तो समझते हो आप, टुकड़े को कैसे समझाऊं मैं आपको। रोटी का टुकड़ा कई बार कुत्ते को हम लोग देते हैं, वही वाले टुकड़े की बात करें हम लोग। तो ईआर के टुकड़े, कुछ लोग बोलेंगे सर ये टुकड़े को क्या समझाना, हमको तो पता ही, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इतना समझाता हूँ। और जो है हम लोग लेंगे यहाँ पे गोल्जी पुट्टिकाएं, ठीक है। तो गोल्जी जो बॉडी होती है ना, उसका एक टाइप होता है, मतलब एक उसमें पार्ट होता है जिसको पुट्टिका कहते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो मिडिल प्लेट है इसके ऊपर ईआर के टुकड़े और गोल्जी पुट्टिकाएं क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ये जमा होती है तो एक स्ट्रक्चर का जो है निर्माण होता है जिसको हम लोग लिखते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। क्या लिखते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बन गया। तो अधिकतर क्वेश्चन, अभी एक आगे स्टेप बता देता हूँ फिर बताता हूँ। फ्रेगमोप्लास्ट से जो है एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग लिखते हैं सेल प्लेट, यानी कि कोशिका पट्टी। वो जो पट्टी तो समझते होंगे ना, बचपन में लिखा होगा आपने पट्टी पे, मतलब जब हम लोग छोटे थे ना स्कूल में, तब तो हम लोग पट्टी पे लिखते थे। होती थी चौक या कलम से जो है लिखते थे, कुछ लोग कलम को भी खाते थे, कुछ लोग पट्टी को मिटाते थे नेचुरल सस्पेंशन के द्वारा, कुछ लोग बोलेंगे 6 साल इसी से मिटाते थे। आजकल की जनरेशन अलग है, मॉडर्न बच्चे हैं, बिकॉज तो मतलब आजकल के बच्चे पट्टे वगैरह यूज ही नहीं करते, नई नई टेक्नोलॉजी यूज आ गई है, तो उन लोगों ने कलम भी नहीं खाई। पहले के बच्चे जो है कलम भी खा लेते थे लिखने के साथ साथ। तो चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कोशिका पट्टी बन गई। तो यहाँ तक के क्वेश्चन जो है ना कई बार देखने को मिले हैं कि फ्रेगमोप्लास्ट किससे मिलकर बना होता है, या कोशिका पट्टी क्या होती है पता है आपको। जब कोशिका का विभाजन होता है ना, पादप कोशिका का, तो वहाँ पे कोशिका पट्टी का जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो वहाँ पे पूछा जाता है कि कोशिका पट्टी का निर्माण कैसे होता है या कौन सा कोशिकांग इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आपको याद रखना ईआर और गोल्जी पुट्टिकाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है
जो हम लोग जानते हैं, जिसको लिखते हैं हम लोग मिडिल लैमेला। ठीक है, मिडिल लैमेला बन गया, जिसको मध्य पटलिका कहते हैं हम लोग। अब क्या होता है, इसके ऊपर जो है प्राइमरी सेल वॉल और इसके नीचे जो है प्राइमरी सेल वॉल जो है आ जाती है। अब जैसे ये आ जाती है तो ये प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर जो है, इसके ऊपर लिग्निन का जो है जमाव हो जाता है, यानी डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। क्या प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर क्या जमा होगा, लिग्निन। अब ये जैसे ही जमा होगा तो फिर बन जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके बाद टर्सरी वगैरह फिर आपको पता है। तो ये याद रखना, फिर बन जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। ये डब्ल्यू को पोलियो हो गया है, तो अब ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे सेल वॉल वाला जो टॉपिक है वो होता है फिनिश। क्लास फिनिश नहीं हुई है, एक छोटा सा टॉपिक है तो उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। और नीट में अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, अभी 2023 में, और अभी 2023 ही चल रहा है, तो चलो देख लेते हैं। तो याद रखना, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अंतः झिल्लिका तंत्र के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, तो पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो ऐसे अंगक जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर है, ऐसे अंगक जिनके कार्य जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो चलो हम लोग देख लेते हैं ऐसे कौन से कोशिकांग हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें आता है ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं मतलब मैं लिख रहा हूं, आपको देखना है, गोल्जी बॉडी, जिसको हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय। थर्ड जो इसमें कोशिकांग आता है वो आता है लाइसोसोम, ठीक है, जिसको लाइसोसोम ही हम लोग कहते हैं। इसके बाद इसमें देखने को मिलता है वैक्यूल्स, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्तिका। तो आपको ये याद रखना है, चारों कोशिकांग के जो काम है वो आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा जाता है। अब देखो कैसे, तो एनसीईआरटी में आता नहीं दिया है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये क्या बनाता है, ईआर हम लोगों ने पहले भी देखा, और शायद मैंने बताया कि नहीं भी बताया होगा, तो अभी बता दे रहा हूँ कि ईआर की बात करूं तो एक ये रफ होता है और स्मूथ होता है। रफ वाला बनाता है प्रोटीन और स्मूथ वाला बनाता है फैट, यानी कि लिपिड। अब ये सारी चीजें बना लेगा, तो हम लोगों ने बात करी थी बहुत ज्यादा बना लेगा तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ट्रैफिक पुलिस का डायरेक्टर, ये ट्रैफिक क्लियर करेगा। इसके बाद ये दे देगा लाइसोसोम को, तो इसमें आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको मार देगा, किल कर देगा। फिर ये दे देगा वैक्यूल्स को, वैक्यूल्स का काम है संग्रहित करके रखना, और वैक्यूल्स आपको पता है यहाँ कहीं होती है, तो यहाँ जो है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगेगा ये सेल मेम्ब्रेन तक के पहुंचा देगी। तो इस प्रकार ये इनके कार्य जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन यहां से आया था, क्या आया था, तो ये देख लेते हैं हम लोग कि इसके अंतर्गत जो नहीं आते हैं ऐसे कोशिकांग कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग खोल के जो है लेक्चर अटेंड किया करो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत ऐसे कोशिकांग कौन से जो नहीं आते हैं वो लिख रहा हूं मैं, तो आपको याद रखना है। उसमें जो है सबसे पहला तो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है हरित लवक,
और इसके बाद आपको याद रखना है पर ऑक्सीसोम। क्या याद रखना है? पराक्सीसोम। तो ये 3 कोशिकांग जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते हैं। और अब क्या होता है, जब नीट में क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जामिनर का काम ही है कि स्टूडेंट को बेवकूफ बनाना, यानी उन्हें घुमा देना, कंफ्यूज कर देना। तो क्वेश्चन जब हमें आता है ना, और हम क्या होता है ना, देखो मेरे टीचर ने एक बात बताई थी मुझे और बहुत अच्छी बात समझाई थी कि कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। तो क्या होता है ना, हम पढ़ के जाते हैं, इतनी मेहनत करके जाते हैं, तो जैसे हमें क्वेश्चन दिखता है हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, वाओ ये तो पढ़ा वाला है, राइट लगाओ। हम लोग देखते ही नहीं कि क्वेश्चन बोल क्या है। क्वेश्चन ने ये पूछा था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो आपको तो लगा वाओ ये तो हमने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवाहक, परागसीसोम, ये सारी चीजें पढ़ी हम लोगों ने, तो ये सब तो आते होंगे। लेकिन ये 3 नहीं आते हैं और ये 4 आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत। क्लियर है? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अभी जाना नहीं है, सुनो पहले। हम लोगों ने क्या देखा? सेल वॉल देखा, बेसिक चीजें देखी कि जो है कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पादप की या जो है शैवाल की। तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पादप कोशिका में देखी। और शैवाल की बात करें तो हम लोगों ने देखा शैवाल में सेलुलोज, मेनान्स, गैलेक्टेंस और कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। फिर हम लोगों ने डायग्राम देखा था, तो हम लोगों ने बात करी थी कि मिडिल लेमिला से प्राइमरी जो है सेल वॉल बनती है, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी से टर्सरी से सेल मेम्ब्रेन, और फिर वैक्यूल्स, ये जो होता है आउटर से इनर होता है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम लोगों ने बात करी कि मिडिल प्लेट होती है, उसके ऊपर गोल्जी पुट्टिकाएं और ईआर के टुकड़े जमा हो जाते हैं। तो फिर क्या बन जाता है? फ्लेमोप्लास्ट से बनता है सेल प्लेट से फिर क्या बनता है? मिडिल लेमिला। उसके ऊपर और नीचे क्या जमा हो जाता है? यहाँ पे लिग्निन, और क्या बन जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम लोगों ने जब पढ़ा तो हम लोगों ने बोला ऐसे कोशिकांग या ऐसे अंगक जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं वही आते हैं इसमें। तो क्या? ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। इसके अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवाहक और परागसीसोम। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करके बताओ यार। मतलब देखो, आप कमेंट्स नहीं करोगे ना तो मुझे और भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। कमेंट्स करोगे तो मुझे मजा आएगा कि वीडियो से क्या सीखा आपने और क्या डाउट है, आगे क्या पढ़ना है, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं और भी अच्छे अच्छे लेक्चर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल मानना है ऐसा कि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की मदद करो। और बाकी मिलेंगे हम लोग इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में कुछ नया सीखते हुए। तो बाकी मिलेंगे हम लोग। सो बाय एंड थैंक यू।